अगर आप एक वुडन बोर्ड को 4 पिलर्स पर रख दो तो ये धूप बारिश से बचाने के काम आ सकता है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल नहीं होती। जरा सा स्टॉर्म आए तो पूरा गिर जाता है। फिर आप स्मार्ट बनकर पिलर पर नॉच बनाते हो और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम को सेट कर देते हो। इससे बीम उल्टी डायरेक्शन में तो हिल नहीं सकता, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर भी स्लाइड हो जाता है। तो फिर आप बीम और पिलर दोनों पर और कट्स बनाते हो और एक और बीम ऐड करके पूरे स्ट्रक्चर को लॉक कर देते हो। अब बीम्स एक दूसरे को पकड़कर डिफॉर्म होने नहीं देती, लेकिन पिलर का ऊपर का वुडन हिस्सा ज्यादा काट दिया तो वो वीक हो जाता है। इसलिए आप एक बड़ा स्क्वायर कट बनाते हो जिसे मॉर्टिस टाइप होल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग को बढ़ाते हो, बीम्स की लेंथ बढ़ने से वो इजीली बेंड हो जाती है। फिर आपका जीनियस दिमाग काम करता है। आप बीम के बीच में एक मोटा लकड़ी का लॉग ऐड करते हो जिसे बो जैसा सपोर्ट कहा जाता है। ये बो ऊपर का वेट दोनों साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट सरफेस बढ़ाता है और लॉन्ग बीम की इफेक्टिव लेंथ भी कम कर देता है। पर एक सिंगल बो भी आसानी से टूट सकता है, इसलिए बोज को क्रॉस करके बिल्कुल उंगलियों की इंटरलॉक जैसा पैटर्न बना देते हो। और इस तरह आपने शेकिंग बो जैसा स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर इन्वेंट कर दिया। जैसा जैसा स्ट्रक्चर लेयर्ड होता जाता है, लोड और प्रेशर कॉम्प्लेक्स होता जाता है और आउटर बोस प्रेशर से धसकने लगते हैं। तब आप एक लॉन्ग लॉक को पूरा शेकिंग बो फ्रेम के अंदर घुसाकर उसका फ्रंट एंड वेट को होल्ड करने के लिए यूज करते हो और बैक एंड पूरा इंटरनल फ्रेम को प्रेस करके पूरी स्ट्रक्चर को टाइट लॉक कर देता है। इस एंगल्ड प्रेशर और इंटरलॉकिंग से स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस लॉन्ग लॉक को ही दांग यानी बीम ब्रेस टाइप सपोर्ट कहा जाता है। अब शेकिंग बो और बीम ब्रेस दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट इंटरलॉक बना लेते हैं। जितना प्रेशर दोगे उतना टाइट हो जाएगा। लास्ट में सब जॉइंट्स को मेजर करके पूरे स्कैटर्ड पार्ट्स को एक सॉलिड फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसी प्रोसेस से हम समझ पाते हैं कि एंशिएंट आर्किटेक्चर का रियल सीक्रेट क्या था। शेकिंग बो सिर्फ रूफ सपोर्ट नहीं, बल्कि पुराने लोगों की इंजीनियरिंग की असली विजडम थी।